नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लीडिंग भारत टीवी में और मैं हूं आपके साथ कशिश पांडे। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी यूपी में सियासत गरमाई हुई है। अभी लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे और उसमें बहुत ही हेरफेर हमें देखा गया, नतीजे बहुत ही ज़्यादा उल्टे देखे गए। लेकिन अभी जो यूपी में सियासत है वो सिर्फ एक चीज़ पे टिकी हुई है, वो है उपचुनाव में। उपचुनाव में 4 पार्टियाँ जो है वो नज़र आ रही हैं, भाजपा, बसपा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। जिसके बाद हम यहाँ पे मेरे साथ मेरे 2 कलीग्स हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि उनका क्या कहना है कि अभी जो यूपी में ये जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें। रिजवान, सबसे पहले आपका क्या कुछ कहना है? देखिए कशिश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे लोकसभा चुनाव अभी बीते हैं और जिस तरह से लोकसभा चुनाव में जो जनता का जनादेश आया है, जो समाजवादी पार्टी पहली बार इतनी अपने इतिहास में 37 सीट जीतकर लोकसभा पहुंची है, तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी का जो मनोबल है इस वक्त बढ़ा हुआ है। और समाजवादी पार्टी के मनोबल बढ़ने का कारण है वो उत्तर प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में अपना दमखम दिखाने जा रही है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि उपचुनाव में आखिर कौन सी वो पार्टी होगी जो अपनी जीत का परचम लहराएगी। क्या वो योगी आदित्यनाथ की सरपरस्ती में भारतीय जनता पार्टी होगी? क्या वो योगी आदित्यनाथ से के जो विरोधी हैं विधानसभा में जो समाजवादी पार्टी है वो होगी? या फिर जो कांग्रेस है जो समाजवादी पार्टी की बैसाखी पर इस वक्त उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी ज़मीन खोज रही है वो होगी? या फिर बहुजन समाज पार्टी, एक सबसे अहम पार्टी इस वक्त उत्तर प्रदेश में मानी जा रही है, या बहुजन समाज पार्टी की मायावती अब की बार कुछ कमाल कर पाएंगी? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल साथ के साथ ये भी है कि जो आज़ाद समाज पार्टी है, आज़ाद समाज पार्टी जो पहली बार नगीना से लोकसभा सांसद चुने गए हैं चंद्रशेखर आज़ाद, वो अब की बार 10 की 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या वो दलित वोट बैंक जो है बसपा का उसको अपनी तरफ कर पाएंगे जैसा उन्होंने नगीना में करके दिखाया है? क्या वो जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का पीडीए का फॉर्मूला है उसको तोड़ पाएंगे? क्या वो कांग्रेस को टक्कर दे पाएंगे? इस तरह के कई सवाल हैं। मैं आस्था से पूछूंगा। आस्था, आप बताइए कि आप किस नज़रिए से देखते हैं उत्तर प्रदेश में होने जा रहे वाले विधानसभा के उपचुनावों को? आपका क्या नज़रिया है? बिल्कुल रिजवान जी, अगर मैं बात करूं, कशिश मैं आपको भी बताऊं तो देखिए बहुत सारे एंगल हैं। अभी जैसे आपने जिक्र भी किया कि किस तरीके से पार्टी अपना काम कर रही है और बसपा पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी इसको किस तरीके से लेके आएगी। लेकिन इस बीच हमें भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं भूलना चाहिए। देखिए, जो एक पिछले 2 बार से लोकसभा चुनाव में देखा गया जो उसने परचम लहराया है, लेकिन हम इस बार के लोकसभा चुनाव में देखा गया कुछ कमियां देखी गई। लेकिन सवाल था कि उत्तर प्रदेश में आखिर इतनी बड़ी हलचल क्यों, और इस हलचल ने किस तरीके से जुबानी तपिश को बढ़ा दिया है वो समझ में आता है। अब देखिए, एक दूसरे बड़े बड़े नेता एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं। धमकी कैसी कि बुलडोज़र नीति जो विपक्ष पहले कहता था बहुत ख़राब है, अब वो यही बात कह रहा है कि अगर मैं 2027 में आता हूँ तो इसको जो है गोरखपुर में चला देंगे। मतलब एक तरफ विपक्ष ये बात कहता है कि हम आपकी नीतियों का विरोध करते हैं, और दूसरी तरफ विपक्ष क्या कहता है, हम आएंगे तो हम भी इसी नीतियों को करेंगे। फिर उसका विरोध कैसा? क्या वाकई विपक्ष ये मान रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो यूपी में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए आ रहे हैं वो सही है? क्योंकि तभी वो इस चीज़ों को कभी कहते हैं वो बुलडोज़र की हम नहीं मानते, लेकिन फिर कहते हैं बुलडोज़र को मानते हैं। तो ऐसी चीज़ें भी देखी गई हैं। और इसी के साथ मैं रिजवान से एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि यूपी में जो बुलडोज़र की नीति हमने अभी आस्था बता रही है कि विपक्ष है, पहले वो विरोध करता था, अब वो बोल रहा है कि हम सरकार में आएंगे तो हम भी बुलडोज़र गोरखपुर की तरफ मोड़ देंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, योगी आदित्यनाथ का भी कुछ दिन पहले एक बयान जो है खुद पूरे देश में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक रहेंगे नेक रहेंगे, कटोगे तो बटोगे है। और ये बयान जो है इसके काउंटर में अखिलेश यादव का, मैं ये मान कर चल रहा हूँ कि इसके काउंटर में अखिलेश यादव का ये बुलडोज़र वाला बयान आया। क्योंकि बुलडोज़र पे जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, फैसला नहीं है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि बुलडोज़र का एक्शन उन व्यक्तियों पर नहीं होना चाहिए जो निर्दोष हैं। सिर्फ एक व्यक्ति के खातिर पूरे घर को नहीं जमींदोज कराना चाहिए। तो अब उत्तर प्रदेश में जो पूरी जो सियासत है ना, वो बुलडोज़र धर्म, जाति और मज़हब पर आकर टिक गई है। अब जो काम लेन से कोई लेना देना नहीं है पब्लिक का। और जो उत्तर प्रदेश में अब उपचुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव अपने आप में बहुत कड़े होने वाले हैं। उपचुनाव के मुद्दे अब की बार अलग है। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव को ये एक सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था 2027 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को। लेकिन अब 2024 के लोकसभा चुनाव बीत गए, अब बचे हैं विधानसभा के उपचुनाव। उपचुनावों के जो मुद्दे हैं ये बहुत अलग होने वाले हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते कि वो अपनी इमेज को जो है वो कम करें। वहीं जो अखिलेश यादव हैं वो अपनी इमेज को दोबारा दुरुस्त करना चाहते हैं। जो लोकसभा में उनकी पार्टी ने बढ़त हासिल करी है उस बढ़त को वो कायम रखना चाहते हैं। मैं आस्था से पूछूंगा, आस्था ये बताइए कि अब की बार
उपचुनावों में आखिर मुद्दे क्या होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में यूं तो कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन अब की बार उपचुनावों का क्या मुख्य मुद्दा है उत्तर प्रदेश में? रिजवान जी, सवाल भी बहुत अच्छा है और इस सवाल को हम बस कुछ 4 मुद्दों से समझ सकते हैं। वो 4 मुद्दे ये हैं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति करती है वो विकास की बात करती है, विश्व गुरु बनाने की बात करती है, हिंदू राष्ट्र की बात करती है। लेकिन जब हम समाजवादी पार्टी के पास आते हैं तो समाजवादी एक पीडीए का सेगमेंट लेकर के चलती है। पीडीए में उसने लोकसभा चुनाव में देखा कि किस तरीके से कामयाब भी रहा और उसी के साथ पूरी तरीके से दलित वोट एक तरफा जाकर के पीडीए के पास आ गया। लेकिन जब हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस का जो गठबंधन रहा और जो भारत जोड़ो यात्रा रही वो उसके लिए एक मजबूत स्तंभ साबित हुई है, जिसके लिए अब डोजो यात्रा की भी शुरुआत राहुल गांधी करते हुए नजर आएंगे और वो उसकी शुरुआत भी करेंगे। अब हम बात करते हैं बसपा पार्टी की, तो बसपा पार्टी का केवल एकमात्र उद्देश्य हमेशा से रहा है दलित वोटों को साधना और दलित वोटों के लिए हित करना। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है आज़ाद समाज पार्टी, जहां दोनों लोगों का मेल नहीं खाता है और यही मेल है। यानी कि आप इसको समझिए, 4 पार्टी, 4 सोच, 4 विचारधाराएं, 4 तरह की राजनीति और 4 नए समीकरण जो पूरी तरीके से उपचुनाव के इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं। कोई भी सीट हो, हर सीट अपने में कद्दावर नेताओं के लिए जानी जाती है और जब वहाँ की राजनीति गढ़ों की बात करते हैं तो वहाँ पूरी तरीके से जो सबसे बड़ा अब मेरे हिसाब से एंगल है वो केवल धर्म नहीं रह गया है। जो उत्तर प्रदेश में बीते समय से देखा गया कि धर्म एक वोट बैंक रहता है और ये बात भी है, जाति जनगणना धर्म ये चुनाव से कभी नहीं जा सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ा एंगल इस बार रहेगा वो युवाओं का मुद्दा रहेगा। बिल्कुल मैं सीट के बारे में बात करूंगा। देखिए 10 सीट हैं, 10 में से 9 सीट वो हैं जो सांसद चुने गए, विधायक थे पहले वो सांसद चुन गए, और एक सीट है सीसामऊ की, कानपुर जिले की सीसामऊ सीट है। इरफान सोलंकी वहाँ से विधायक थे, उनको 6 साल की सजा हो गई, विधायकी रद्द हो गई। अब वहाँ पर भी उपचुनाव होना है। इन 10 सीट में से आस्था मुझे ये बताइए कि कौन सी वो टॉप 4 सीट है जो सबसे ज़्यादा हॉट सीट मानी जा रही है आपकी बात? हॉट सीट में अगर हम बात करें तो अयोध्या की मिल्कीपुर को भी हम दूर नहीं कर सकते, क्योंकि यहीं से जो है उत्तर प्रदेश की सारी सियासत का एक गढ़ उद्गम हुआ था। ठीक है, एक सबसे बड़ी सीट यही है। दूसरी बात अगर मैं बात करूं तो कन्नौज में इस तरह से अखिलेश यादव सांसद बने तो करहल सीट भी एक बहुत बड़ा मुद्दा के बतौर देखी जा रही है। इसी के साथ जैसे आपने कानपुर का जिक्र किया, मैंने अपने दर्शकों को भी कानपुर की सियासत के बारे में कुछ दिन पहले ही बताया था। तो देखिए, कानपुर की जब हम सीट की बात करते हैं तो वहां से उद्गम होता है विरासत का। विरासत का इसलिए क्योंकि जो इरफान सोलंकी के पिताजी ने एक कायम किया था वहां पर दबदबा, लेकिन शायद इरफान सोलंकी उस दबदबे को बना ना सके और आज ये वजह है कि वो जेल में हैं, उन पर आरोप लगे और आरोप सिद्ध हुए हैं। इसके बाद अब वहां पर आपने देखा अभी सीएम योगी कानपुर गए थे, उन्होंने सबसे बड़ी बात क्या कही थी, लाल इमली शुरू की जाएगी। हालांकि इतनी सरकारें आई, इतनी सरकारें गईं, लेकिन आज तक का लाल इमली नहीं शुरू हो सकी। जबकि लाल इमली प्रकरण हमारे दर्शकों को बता दीजिए। बिल्कुल है क्या, कई दर्शक ऐसे होंगे जिनको पता नहीं है कि लाल इमली प्रकरण आखिर है क्या, ये वो बता दीजिए। कानपुर की जब बात आती है तो कानपुर को एक टाइम पे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता था, उद्योग के लिए सबसे एक नायाब तरीके से उसे देखा जाता था। और जब लाल इमली की बात आती है तो लाल इमली आज से नहीं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्गम हुआ उसके बाद से ही लाल इमली बनी और वहाँ पे जिस तरीके से काम होता था, लेकिन जिस तरीके से जब लोग डरते गए, देश आज़ाद होता गया और उसके बाद लाल इमली का कारोबार धीरे धीरे बंद होता गया और उसके पीछे एक सियासत बहुत बड़ा मुद्दा था। हालांकि इसको लेकर के सियासत तो बहुत बड़ी होती है कि हम आएंगे तो लाल इमली शुरू कर देंगे, लेकिन उसके अंदर जितनी भी तकनीकी हैं, जितनी आधुनिक मशीनें लगी हैं, उस पर काम करना शायद अभी भारत के लिए इतना बड़ा नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं तो राजनेता इसको लेकर के सियासत बहुत करते हैं। हर नेता कहता है कि मैं आऊँगा, इसको खोलूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, शुरुआत कर दूँगा। 2014 के टाइम पे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ये वादा था कि कानपुर की लाल इमली को जो है शुरू किया जाएगा। हालांकि वैसा नहीं हुआ, लेकिन जब सूबे का मुखिया इस बात को कहे तो यकीनन उन लोगों के दिल में भी एक तसल्ली हो सकती है, क्योंकि आज के समय कानपुर में जो एक उद्योग का व्यापार कहा जाता था, उद्योग तो है लेकिन वहाँ पर जो है उस तरीके की नौकरियाँ लोगों को उपलब्ध नहीं है सिवाय मजदूरी टाइप की। ठीक है। देखिए, आपने सीसामऊ की बात करी, आपने अयोध्या की मिल्कीपुर की बात करी, अयोध्या के भीतर जो विधानसभा आती है, और आपने 1-2 करहल की बात करी। लेकिन मैं आस्था आपको बताऊं कि मैं इन सब सीटों को इम्पोर्टेंट मानता हूं, लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट जो एक सीट मैं मानता हूं जहां पर आज तक भाजपा के इतिहास में एक बार सिर्फ कमल खिला है, आप जानते हैं वो सीट है
मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा सीट, जहां से जियाउर रहमान जो अभी तक विधायक थे अब सांसद चुने गए हैं संभल से, वो सीट खाली हुई है। और वो सीट एक ऐसी सीट है जो मुस्लिमों का गढ़ माना जाता है। लगातार वहां पे समाजवादी पार्टी का दबदबा कायम रहा है और इस सीट पर भी अब विधानसभा का उपचुनाव है। सूत्र ये बता रहे हैं, लोग बाग जो बात होती है मेरी मीडिया में लोगों से, जो पैनलिस्टों से बात होती है, तो वो ये कह रहे हैं कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी आरएलडी को दे सकती है। और आरएलडी, क्योंकि आरएलडी किसानों की पार्टी है, आरएलडी धर्म जाति की बात नहीं करती, इससे थोड़ा अजय चौधरी दूर रहते हैं। आरएलडी किसानों के हकों की बात करते हैं। तो और जो किसान प्रधानता का हमारा वो जो देश है और किसान प्रधानता की वो विधानसभा है, तो उसमें आरएलडी को मौका मिल सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जितने भी सहयोगी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी की, चाहे अपना दल हो, चाहे जयंत चौधरी की आरएलडी हो, इनकी भी चाहत है कि उनको भी एक सीट मिले। तो वो सीट जो है आरएलडी दे सकती है। और ये सीट अगर आरएलडी के खाते में आती है तो यकीनन इस पर जो मुकाबला है वो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प हो जाएगा। क्योंकि ये सीट जो है भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं, सिर्फ एक बार जीत पाई, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। मैं आप दोनों से ही फाइनल आखिरी सवाल पूछती हूँ कि अभी जो उपचुनाव होने वाले हैं यूपी में, आपको क्या लगता है ये जो मुद्दे आपने 4 मुद्दे हमें बताए, और जो वोटर्स तो एक ही है, मुद्दे 4 हैं लेकिन वोटर एक है, तो वोटर किस मुद्दे को चुनेगा और किस मुद्दे पे वहाँ पे सरकार बनाएगा? देखिए, जब हम उत्तर प्रदेश की कशिश बात करते हैं, आप खुद उत्तर प्रदेश से आती हो, खास करके आप अयोध्या से आती हैं, उस जगह से आती है जहाँ से सूबे की सियासत शुरू हुई है। इस बार के चुनावों में जो उपचुनाव एक भाजपा के लिए सेमीफाइनल से कम नहीं है। लेकिन इस बीच देखिए, वोटर्स की आपने बात करी, वोटर्स तो एक है, लेकिन जब हम लोगों के बीच जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों के मुद्दे सुनते हैं, तो लोगों का मुद्दा क्या है? महंगाई, बेरोजगारी। केवल ये 2 ऐसे मुद्दे हैं जिस पे मुझे पूरी तरीके से लगता है कि उपचुनाव में जो वोट होंगे वो भी इसी मुद्दे को देख करके होंगे, और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी जो वोट होंगे वो इन्हीं मुद्दों को देख करके होंगे। भले हम देखें कितनी देश धर्म की राजनीति हो जाए, जात पात की राजनीति हो जाए, लेकिन इस समय उत्तर प्रदेश का युवा परेशान है। आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे ये लगता है कि कशिश यकीनन अब की बार के जो वोट होंगे, जो जनता अब की बार वोट करेगी, वो धर्म और राजनीति से उठकर करेगी। अब की बार लोग बहुत परेशान हो गए हैं, लोग महंगाई से परेशान हैं, लोग बेरोजगारी से परेशान हैं, लोगों के सामने जो समस्याएं आ रही हैं एक के बाद एक, उनसे लोग परेशान हैं। तो अब की बार जो लोकसभा चुनाव के पैटर्न वाला वोट नहीं पड़ेगा अब की बार विधानसभा के उपचुनाव में वोट, क्योंकि लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं, विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं। विधानसभा के वोट जो हैं वो विधानसभा के हिसाब से पड़ेंगे। लेकिन मेरे को आपसे ये पूछना है कि यहाँ पे जो आप बोल रहे हैं बेरोजगारी है, काम नहीं है, तो आपको नहीं लगता कि योगी सरकार ने लोगों को काम दिया है? देखिए, दरअसल बात यह है, योगी सरकार काम दे रही है, यकीनन योगी सरकार काम दे रही है, लेकिन हमारे प्रदेश की आबादी इतनी है, हमारे प्रदेश में युवा इतने हैं कि हम कितना ही बेरोजगारी की बात करें, लेकिन हम बेरोजगारी को दूर नहीं कर सकते। कितना ही रोजगार सृजन कर लें हम, लेकिन हमारे प्रदेश से बेरोजगारी कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि हमारे जो प्रदेश में युवाओं की संख्या इतनी है जो पूरे भारत में किसी और प्रदेश में नहीं है। तो जैसा आपने सुना कि यहाँ पे यूपी उपचुनाव में 4 मुद्दे हैं, लेकिन अभी रिजवान ने जैसे बताया कि जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है रोज़गार। तो आपको क्या लगता है, यूपी में रोज़गार की कमी है या नहीं? अब तक के लिए आप देखते रहिए लीडिंग भारत टीवी।